हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलीहाइड्रोमनियाज के बारे में कि पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है। तो पॉलीहाइड्रोमनियाज में हमने देखा था कि जो इम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल है वो 1000 ml से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियाज क्या होता है। ओलिगो का मतलब होता है कम, हाइड्रोमनियाज का मतलब वही एमनियोटिक फ्लूइड का। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाना क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज कहलाता है। यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है वो लेस देन 5th परसेंटाइल रह जाएगी गेस्टेशनल एज के। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो लेस देन 5 हो। एमनियोट जो सिंगल वर्टिकल पॉकेट है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाए। एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो हो जाए लेस देन 500 ml एट 32-36 वीक गेस्टेशन। अगर 32-36 वीक गेस्टेशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 500 ml से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियाज। यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके लेवल का क्या हो जाना, कम हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, यानी फिटस के अंदर किसी भी पार्ट का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, किडनी हो गई उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है। उसके अलावा कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है। जो ड्रग्स होते हैं पीजी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, जो पीजी इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रीनल ब्लड फ्लो को कम करते हैं। रीनल ब्लड फ्लो कम करेंगे तो फिटस क्या करेगा, यूरिन पास आउट कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड में मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, फिटल यूरिन का होता है लास्ट टाइम पे। उसके अलावा एसीबी इनहिबिटर्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, फिटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, कम करते हैं। रीनल एजेनेसिस हो गया है ना, या जो फिटस की एक किडनी मान लो एब्सेंस है या दोनों किडनी नहीं है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, यूरिन पास नहीं कर पा रहा है। अगर यूरिन पास नहीं करेगा तो भी किसका फॉर्मेशन कम होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कम होगा। अभी हमने देखा था कि जो यूरिन है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में। IUGR एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, अगर IUGR की कंडीशन हो रही है किसकी वजह से, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, तो वही अगर फिटस को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो वही किडनी से ब्लड फिल्टर भी कम होगा और फिटल यूरिन का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से IUGR की कंडीशन है तो उसमें जो फिटस है वो स्वेलो भी क्या करेगा, कम करेगा। उसके अलावा जो उसकी स्किन वगैरह है उनसे भी क्या होगा, कम एक्सक्रीट होगा। एमनियोन नोडोसम, इसका मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ सिक्रेशन बाय द सेल्स ऑफ एमनियोन कवरिंग द प्लेसेंटा। जो एमनियोन होता है जो प्लेसेंटा को कवर करके रखता है ना, जो कवरिंग होती है प्लेसेंटा की, एमनियोन और कोरियन से मिलके क्या बनती है, प्लेसेंटा। तो जो एमनियोन है ना, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, अगर उसके अंदर भी जो वहाँ की जो सेल्स हैं उनसे भी क्या नहीं हो रहा है, सिक्रेशंस नहीं हो रहा है ना फ्लूइड का, तो भी क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से भी क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। यानी पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो फिटस है वो 41 वीक तक भी अगर डिलीवरी नहीं हुई है, उसके अगर आगे तक डिलीवरी क्या हो गई है, कंटिन्यू हो गई है, तो उस कंडीशन में पोस्ट मेच्योरिटी में कैसे होता है, क्योंकि जो फिटल जो सर्कुलेशन है ना, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्या करने लग जाएगा, सर्कुलेट करने लग जाएगा वहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये कारण होते हैं किसके, ओलिगोहाइड्रोमनियाज के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हमें कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स शो होंगे जिससे हम आइडिया लगा सकें कि क्या कंडीशन हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज। एक तो स्मॉल यूट्रस देन गेस्टेशनल पीरियड, यानी यूट्रस एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो यूट्रस की साइज़ भी क्या होगी, कम होगी। रिड्यूस फिटल मूवमेंट, बच्चा किस में मूवमेंट करता है ज़्यादा, एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो बच्चा उसके अंदर क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ही कम होगा तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, यूट्रस आर स्मॉल, यूट्रस क्या होगा, स्मॉल होगा एंड कॉम्पैक्ट एंड फिटल पार्ट आर इजली फेल्ट, यानी बच्चे के और
एब्डोमेन से जब हम फेल्ट करते हैं तो बच्चे और एमनियोटिक जो उसमें रहता है उसमें बीच के अंदर उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो फीटल पार्ट हमें क्या होंगे, ईजिली फेल्ट नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे बीच में क्या होता है, वाटर। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर फिटस है वो उसके जो पार्ट हैं वो क्या होंगे, ईजिली क्या हो जाएंगे, फेल्ट हो जाएंगे। यानी ईजिली हमें पता चल जाएगा कि ये हेड है, ये लेग्स हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे बीच में क्या नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। फिटस इज़ नॉट ब्लोटेबल, ऑस्कल्टेशन इज़ नॉर्मल। ऑस्कल्टेशन नॉर्मल रहेगी क्योंकि हम डायरेक्ट जो है फिटस की हर्ट साउंड क्या होगी, सुनाई देगी। फिटस इज नॉट ब्लोटेबल, वो ज़्यादा क्या नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, इधर से उधर क्या नहीं होगा, घूमेगा नहीं ज़्यादा। उसके अलावा हम देखते हैं कि डायग्नोसिस से सबसे पहले तो वही कि यूट्रस का साइज़ क्या होगा, एमनोरिया यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है उससे लेके और अब तक जितना होना चाहिए यूट्रस का साइज़ उससे क्या होगा, कम होगा। उसके अलावा फिटस मूवमेंट भी क्या होंगी, कम फील होंगी। उसके अलावा माल प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके अलावा IUGR की कंडीशन हो सकती है ना, IUGR। उसके अलावा सोनोग्राफी से हमें पता चल जाएगा कि क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड यानी सिंगल वर्टिकल पॉकेट है वो 2 सेंटीमीटर से कम है। उन सब से हमें क्या पता चल जाएगा कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज की कंडीशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन वही है कि IUGR की कंडीशन हो गई, है ना, कोई और एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि कॉर्ड और बच्चे के बीच में वाटर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसको क्या करता है, बच्चे का प्रेशर अम्बिलिकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ने से क्या करता है, उसको बचाता है। लेकिन जब यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है तो डायरेक्ट जो फिटस है वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर प्रेशर लगा सकता है एम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर, तो इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से फिटस को क्या हो सकती है, नॉर्मलिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी ड्यू टू टोन्टेरो एमनियोटिक एडेशन, यानी जो एमनियोटिक वो उसके चिपकने की वजह से भी, है ना, एमनियोटिक इंट्रा जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें अगर फ्लूइड कम है तो वो मेम्ब्रेन भी क्या कर सकती है, बच्चे के ऊपर चिपक सकती है। उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। चेंज इन स्कल शेप, है ना, फिटस की क्या हो सकती है, शकल की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। व्राई नेक, उसमें यानी एक साइड में ही बच्चे की नेक क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, उसी साइड रहेगी, वो दूसरी साइड क्या नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। क्लेफ्ट फुट हो गया। हाई फिटल मोटिलिटी रेट, यानी जैसे कॉर्ड कंप्रेशन हो गई। उसके अलावा हमने देखा था कारण में फिटल क्रोमोसोल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, तो उसकी वजह से भी फिटस की मोटिलिटी रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। देखो जैसे नॉर्मल ये हो गया, क्लेफ्ट फुट के अंदर इस तरीके से क्या होगा, फिटस का पैर ओलिगोहाइड्रोमनियाज की वजह से इस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड है ना, उसकी वजह से हाइफ्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन होगी। एनलार्ज ब्लैडर होगा, क्लेफ्ट फिट हो सकते हैं, इनलार्ज किडनी, स्मॉल लंग्स, है ना, ये सारे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैटरनल केस के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जब लीकेज होता है तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है तो फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे, लेट होंगे, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकते हैं। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, फिटस को डिसेंट होने में भी हेल्प करता है, जैसे ही, है ना। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ही कम है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, या कॉर्ड कंप्रेशंस के चांस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या कर सकता है, ऑपरेटिव डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। इंक्रीज मैटरनल मोटिलिटी रेट, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, मदर की मोटिलिटी रेट भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। लास्ट में आता है इसका मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी जो जिस कारण है जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियाज हुआ है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग अगर 37 वीक हो गया है ना, फुल टर्म प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, तो ऑपरेटिव डिलीवरी कंडक्ट करवा के डिलीवरी को क्या करवा देंगे, कंडक्ट करवा देंगे। फिटल वेलबिंग, फिटस को देखते हैं हम कि फिटस की कंडीशन कैसी है ना, वो सही है या उसको कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर हमें अर्ली पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फीमेल को
मोर लिक्विड डाइट, लिक्विड लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए सारी क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव फ्लूइड इनटेक, उसको फीमेल्स को फ्लूइड इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे। प्रोवाइड रेस्ट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी फ्लूइड क्या लेवल क्या नहीं हो, लॉस नहीं हो, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, रेस्ट के लिए बोलते हैं। केयरफुली हैंडलिंग ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, अगर वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसको केयरफुली हैंडल करना है। ये फीटल डिस्ट्रेस हैकर देन ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, अगर फीटस को डिस्ट्रेस हो गया है किसी वजह से, कोड कंप्रेशन हो गई या कोई और कंडीशन है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, ऑपरेटिव यानी डायरेक्ट डिलीवरी को किससे करवाना है, ऑपरेशन से कंडक्ट करवाना है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या क्या कर सकते हैं, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और लेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड माल प्रेजेंटेशन एज एविडेंस बाई enlarged abdomen, presenting part detect abnormal dyspnea, less FSH, early rupture of membrane। दूसरा, assess the fetal and mother condition, regular check the FSH, amniocentesis should be done, advice to take bed rest, avoid heavy। ये सब कुछ किसके अंदर, तो ये सब कुछ था ओलिगोहाइड्रोमनियाज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।